बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्या इरशाद फरमाता है। तो देखिए फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसफर वेव्स, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स में कौन से जो फीचर्स हैं वो कॉमन है यानी सेम है। तो पहला जो सेम है वो क्या है, बोथ टाइप्स ऑफ वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी, कि दोनों वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें कौन सा कॉमन है कि बोथ टाइप ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ये जो दोनों वेव्स हैं ये चारों फिनोमेना दे सकती हैं। थर्ड पॉइंट जो इनमें कॉमन है कि बोथ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशंस है। अब किसकी ऑसिलेशन, पार्टिकल्स की ऑसिलेशन। जो हमारे पास ट्रांसफर वेव्स है वो भी पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की वजह से, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो दोनों टाइप्स ऑफ वेव्स ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, वैसे इसमें आता नहीं है फाइनल एग्जाम्स में, लेकिन इससे पूछा गया है इन पांचों पिक्चर्स में से विच ट्रेस रिप्रेजेंट्स द लाउडेस्ट नोट, इनमें कौन सी ऐसी पिक्चर है जो लाउडेस्ट नोट को शो कर रही है। तो वो चीज़ देखिए लाउडेस्ट नोट डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा उसका नोट जो है वो लाउडेस्ट नोट होगा। ठीक है, 5 डिफरेंट किस्म के वेव्स हमें दी हुई हैं, इसमें से कहते हैं लाउडेस्ट नोट किसका है, क्या इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, क्या इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। भाई वो एम्पलीट्यूड जो ज़्यादा है वो ABCDE, तो D वाली है जिसका लाउडेस्ट नोट होगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, मतलब ये सबसे हाईएस्ट पीक के ऊपर जा रही है, तो D वाली का लाउडेस्ट नोट होगा। फिर कहता है कि विच ट्रेस रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। याद रखिए कि जिसकी सबसे शॉर्टर वेवलेंथ होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होगी। अब इसकी वेवलेंथ बड़ी है, इसकी वेवलेंथ इतनी सारी है, इसकी वेवलेंथ ये वाली है, इसकी वेवलेंथ फॉर एग्जाम्पल ये वाली है, इसकी वेवलेंथ और बड़ी है। इन सब में सबसे छोटी वेवलेंथ इसकी है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, V बाय लैम्डा होता है। तो लैम्डा जिसका जितना काम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, यानी बी वाली जो पिक्चर है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन लॉन्ग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव्स, क्या ऐसी पॉसिबल है कि दोनों वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की एक ही डायरेक्शन में जा रही हों और स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करें। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेशनरी वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं कि जब सेम फ्रीक्वेंसीज की वेव्स हों लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, तब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। नेक्स्ट है कि अ वेव इज प्रोड्यूस अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बट सम ऑफ इट्स पार्टिकल परमानेंट शो जीरो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज इट। कहते हैं एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस हुई है जिसमें कुछ पार्टिकल हैं वो जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, ऐसी कौन सी वेव है। भाई ऐसी जो वेव होती है वो स्टेशनरी वेव होती है। वो कौन सी वेव्स होती है, वो स्टेशनरी वेव होती है, कि जिसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं जो जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। अब किस तरह से, मान लीजिए हमारे पास स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और उसमें ये वाली क्या है, वेव है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से इसको बना देता हूँ। ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और इसमें 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी वेव है। अब इस स्टेशनरी वेव्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ वाला पार्टिकल जो ऑसिलेट नहीं कर रहा, यहाँ वाला पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा, यहाँ वाला पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं, नोड का। ऐसे पॉइंट्स को क्या नाम देते हैं, नोड का नाम देते हैं। और जो पॉइंट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, यहाँ वाले जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं, एंटी नोड का। AN से मैं इसको शो कर रहा हूँ। ये पॉइंट्स कौन से हैं, एंटी नोड, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर या नीचे। तो ये हमारे पास क्या है, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड और एंटी नोड। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टर्म क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटी नोड। भाई नोड और एंटी नोड तो हो गए कि जहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का, उस जहाँ जिस पॉइंट का जीरो डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पर पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा, उसको हम कहेंगे नोड, और जहाँ पर पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उस पॉइंट को हम कहेंगे एंटी नोड। अब क्रस्ट और ट्रफ क्या है,
क्रस्ट और ट्रफ क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्रस्ट कहते हैं और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम ट्रफ कहते हैं। ओके हो गया। तो द पोर्शन अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट, द पोर्शन बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। नेक्स्ट है वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड दैन इन गैसेज। सॉलिड में साउंड फास्टर क्यों ट्रेवल करता है दैन इन गैसेज है। अब देखें फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 6 है। फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट e बाय रो। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड का ये फार्मूला होता है ना, e बाय रो। अब याद रखिए कि जो हमारे पास इलास्टिसिटी है सॉलिड की वो बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या है, इलास्टिसिटी, ये है डेंसिटी। अब सॉलिड की इलास्टिसिटी एज कम्पेयर टू डेंसिटी फैक्टर, वो इलास्टिसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है। अब सॉलिड की इलास्टिसिटी क्यों ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिबिलिटी के, कंप्रेसिबिलिटी के। अब सॉलिड जो है, आप मुझे बताएं कि गैसेस को कंप्रेस करना आसान है या सॉलिड को कंप्रेस करना आसान है। आप कहेंगे सर गैसेस को कंप्रेस करना आसान है, सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल है, यानी सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी कम है, लिहाजा उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड की होगी, उसके बाद गैसेस की होगी। तो ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। ओके हो गया। अब डेंसिटी भी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन हम कहते हैं डेंसिटी के मुकाबले में इलास्टिसिटी वाला फैक्टर उसका कहीं ज़्यादा है। इलास्टिसिटी का हम ये भी डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी करीब होते हैं, तो जो हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं ना उसमें, तो मॉलिक्यूल्स उस पर बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उनकी क्या इलास्टिसिटी होती है कि क्विकली रिस्पॉन्स करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा E बाय रो किसके लिए, सॉलिड के लिए, ये ग्रेटर होगा E बाय रो का जो आंसर आएगा गैसेस के लिए। ओके हो गया। तो ये वाला जो फैक्टर का आंसर आता है सॉलिड के लिए ये ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस के। तो आपसे अगर पूछे सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा क्यों होते, तो आपने कहना है कि उसकी इलास्टिसिटी वाला फैक्टर उसकी डेंसिटी से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है और v डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट e के, लिहाजा उसकी इसमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसमें इसको पहले रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट हलवा क्वेश्चन है इसके। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए बीट्स यूजफुल कैसे हैं। अब देखिए बीट्स क्या होती हैं कि जब हमारे पास 2 स्लाइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, जब वो मिलती हैं तो बीट्स प्रोड्यूस होती है। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट है, 2 गिटार है। अब एक गिटार की फ्रीक्वेंसी हमें नाउन है, एक गिटार की फ्रीक्वेंसी हमें अननाउन है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें कोई नहीं पता, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है। अब जब मैं दोनों को बजाऊंगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। अब अगर तो इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो बीट्स प्रोड्यूस होंगी। इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, इसकी नहीं पता। अब मैंने दोनों को बजाया तो बीट्स प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अब मैंने क्या करना है, इस गिटार के जो नॉब होता है वहाँ से स्ट्रिंग को टाइट या लूज करके इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, और इतना इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है कि जब मैं दोनों को बजाऊं तो बीट्स प्रोड्यूस ना हो। यानी कि नॉब को टाइट या लूज करके मैंने ये वाला जो गिटार है इसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, और मैं इनको बजाऊं तो बीट्स प्रोड्यूस ना हो। और जब मैं इनको बजाऊं और बीट्स प्रोड्यूस ना हो तो समझ जाएं कि जो इस गिटार की फ्रीक्वेंसी है जो मुझे पता है वही इस गिटार की फ्रीक्वेंसी है जो मुझे नहीं पता। तो अब फॉर एग्जांपल इसकी अगर 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो इसकी भी 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि बीट्स प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब भी 2 सेम फ्रीक्वेंसीज होंगी बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो इस तरह से हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं, उसमें से बीट्स को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो जाता है। ओके हो गया। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है फिर वही इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाए तो बीट्स प्रोड्यूस होंगी, अगर सेम हो जाए तो बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो इसकी तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है,
अगर बीट्स प्रोड्यूस नहीं हो रही तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी दूसरे वाली गिटार की भी होगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 आर साउंडेड टुगेदर बीट्स आर फॉर्म्ड इफ F1 ग्रेटर देन F2 व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा F1 माइनस F2, जितना उनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होगा उतनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी। As a result of distant explosion, an observer sense a ground tremor and then hears the explosion. Explain the time difference है। कहता है कि जब भी कहीं पर धमाका वगैरह होता है तो जो अर्थ है उसमें थरथराहट पहले महसूस होती है और आवाज़ उस धमाके की बाद में आती है, ऐसा क्यों है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है और गैसेज में स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। तो सॉलिड, तो अर्थ क्या है? सॉलिड है, तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो हमें थरथराहट पहले महसूस होगी। और गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, इस वजह से वहाँ से आवाज़ हमें बाद में आएगी। थरथराहट ज़मीन की पहले सुनाई देगी, आवाज़ हमें बाद में आएगी, क्योंकि आवाज़ जो हमारे पास आ रही है वो गैसेस जो साउंड आ रहा है वो हमें बाद में सुनाई देगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन सॉलिड दैन इन गैसेस, और अर्थ एक सॉलिड है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर दैन इन कोल्ड एयर। वार्म एयर में साउंड ट्रैवल फास्टर क्यों करता है दैन इन कोल्ड एयर? तो देखें कौन कोई वार्म एयर और कोल्ड एयर। अगर हम डेंसिटी की बात करें ना तो फार्मूला क्या होता है? V इज़ इक्वल टू गैमा P बाई रो। इसमें देखें तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डेंसिटी के, ठीक है। अब याद रखिए कि वार्म एयर में क्या होती है कि गैस एक्सपेंड करती है। अब जब एक्सपेंड करती है तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। जब दूर दूर हो जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने कहना है वार्म एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती है, इस वजह से इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। और कोल्ड एयर में मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होते हैं तो उसमें V इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डेंसिटी के। तो कोल्ड एयर की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू वार्म एयर ज़्यादा होती है, लिहाजा उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होता है। तो डेंसिटी का सारा चक्कर है, डेंसिटी वार्म एयर की कम होती है, इस वजह से उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन है वाई शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है कि सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन किस तरह से हो कि फ्रीक्वेंसी में चेंज ना आए, मतलब हमें कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व ना हो। तो देखें गौर से, अगर जिस स्पीड से सोर्स मूव कर रही है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, और ऑब्जर्वर जो साउंड को सुन रहा है, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही स्पीड से जा रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल गाड़ी है मेरे साथ, ऐसे गाड़ी जा रही है और मैं गाड़ी के साथ साथ जा रहा हूँ, गाड़ी हॉर्न बजा रही है, तो मैं उसके साथ साथ उसी की स्पीड से जा रहा हूँ, क्या मुझे साउंड ज़्यादा सुनाई देगा कम सुनाई देगा? तो आप कहेंगे सर ना ज़्यादा सुनाई देगा ना कम सुनाई देगा, जितना सुनाई दे रहा है उतना ही सुनाई देता रहेगा। तो इस केस में जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं सोर्स और एंड ऑब्जर्वर, तो तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में चेंज नहीं आएगा और कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। एक और केस किस तरह से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जर्वर है, ये यहाँ पर खड़ा है और जो सोर्स ऑफ साउंड है वो इसके गिर्द ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रही है, इसके परपेंडिकुलर मूव कर रही है और साथ हॉर्न बजाती जा रही है, तो मुझे बताएं ये जो दरमियान में ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इसको स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ज़्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी? आप कहेंगे ना ज़्यादा सुनाई देगी ना कम सुनाई देगी, बल्कि उतनी ही सुनाई देती रहेगी जितनी पहले सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, सोर्स का डिस्टेंस इस ऑब्जर्वर से हमेशा इक्वल है, तो हमेशा इसको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो एक जैसी सुनाई देगी, ठीक है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के। होप्स हो कि आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।